अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हिसाबी सोच। अच्छा, इसका थोड़ा सा तारफ़ आपको 7th क्लास में भी दिया गया है और 8th में भी दिया गया है, तो अब इसमें हम ज़्यादा एलेबोरेशन पढ़ेंगे, डिटेल्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें जी कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। Computational thinking is an essential skill that enables individuals to solve complex problems using methods that align with processes involved in computer sciences। देखिए, बात यह है कि कंप्यूटर थिंकिंग होती है हिसाबी सोच। एक ऑब्वियस सी बात है कि एसेंशियल स्किल है, बहुत ज़रूरी महारत है, जिससे क्या होता है, इनेबल इंडिविजुअल्स, जो आपको, लोगों को, हमें इस काबिल बनाती है टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग मेथड, यानी कि मुश्किल मसलों को हल किया जाए और कैसे तरीके इस्तेमाल करते हुए, ऐसे तरीके जो कंप्यूटर साइंस को की फील्ड को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक स्किल है। दिस चैप्टर बिगिंस बाय डिफाइनिंग। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे से कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की कंपोनेंट्स हैं, डीकम्पोजिशन है, पैटर्न रिकग्निशन है, एब्स्ट्रैक्शन है एंड एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ये जो है ना कंपोनेंट्स, ये ज़रूरी है किस लिए? कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, इससे क्या होता है? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आपको कोई खास पैटर्न्स की निशानदेही होती है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, दैट कैन लीड टू सॉल्यूशंस, आप मसाइल के हल ढूंढते हैं। फिर और क्या करते हैं? फोकसिंग ऑन रेलिवेंट डिटेल्स, मुतलका जो मालूमात है ना, जो मालूमात ज़रूरी है मसला हल करने के लिए, बस उसी को फोकस करते हैं। वाइल इग्नोरिंग अननेसेसरी वंस, गैर ज़रूरी मालूमात को आप इग्नोर करते हैं। और फिर इसके अलावा क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं जिसके ज़रिए आप मसले को हल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जो असल डेफिनेशन है इसकी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो डेफिनेशन इसकी बच्चे यहाँ से शुरू होती है, मैं निशान आपको लगवा देती हूँ। व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? व्हाट इज सीटी? सीटी इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स, और इसके अंदर क्या होते हैं? सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मुश्किल से मुश्किल मसले को हल किया जाता है, लेकिन किस तरीके से? इन अ वे दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, जिसको मजीद आप किस चीज़ को इन्वॉल्व करके हल करेंगे? कंप्यूटर को। दिस अप्रोच कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे शोबाजात में, बहुत सारे जो है वो जगहों पर ये अप्रोच इस्तेमाल होती है बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर ही हो, बायोलॉजी में, मैथ्स में, इवन डेली लाइफ। आप देखिए, डेली लाइफ में भी चाय बनाने वाले एक छोटे से काम से लेकर मैथ्स का कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने तक सीटी हर जगह इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब ये आप पढ़ लें, डिड यू नो वाला ये साथ शामिल कर लें। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस, इट इज यूज इन एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सच एज प्लानिंग अ ट्रिप और ऑर्गेनाइजिंग टास्क। अब एक ट्रिप प्लान करना हो या कोई भी काम ऑर्गेनाइज करना हो, सीटी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इन्वॉल्व नहीं है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर भी सीटी इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको बताया ना कि चाय बनाना एक नॉर्मल, एक आपका रोजमर्रा का काम है, तो वो उससे लेकर मैथ्स का कोई मुश्किल क्वेश्चन हल करने तक सीटी हर जगह इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ तक आप कर लें, ये आप सीटी की डेफिनेशन कर लें। व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? ठीक है जी। इसके बाद आता है डीकम्पोजिशन। अब देखिए की कंपोनेंट्स कौन से हैं। व्हाट आर
कंपोनेंट्स ऑफ सीटी। इसकी की कंपोनेंट्स में सबसे पहले आती है डीकम्पोजिशन। Decomposition is the method of breaking down a complicated problem into smaller, more convenient components। आप क्या करते हैं, एक बड़े मसले को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हर एक को सॉल्व करते हैं, फिर असेंबल करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप असेंबल करते हैं तो आपके पास दोबारा से ये एक मेन हल शुदा सोल्यूशन की तरफ ये आ जाता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। डीकम्पोजिशन में आप एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में हल करते हैं, और वो छोटे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एमजी है इसका रोल है। सीटी में इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। आप क्या करते हैं, आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में चेंज करते हैं, और ऐसे टास्क होते हैं जो मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मिसाल लें, ये आप यहाँ से ये चीज काट दें और यहाँ पैडिंग दे दीजिएगा। एग्जाम्पल, बिल्डिंग अ बर्ड हाउस, बिल्डिंग अ बर्ड हाउस। ठीक है, अब इसमें अगर आपने परिंदों का घर बनाना हो घर के अंदर, देखिए बाद में उनके शौक होते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड से मुतल्लिक हो। घरेलू छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े मसले तक भी सीटी कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व हो सकती है। अब इसमें सबसे पहले देखें, डिजाइन द बर्ड हाउस। आपने क्या करना है, आपने डिसाइड करना है साइज, शेप एंड डिजाइन, कि मैं बर्ड हाउस बनाऊंगा, उसका साइज क्या होगा, शेप कैसी होगी, डिजाइन क्या होगा। स्केच अ प्लान एंड गैदर ऑल नेसेसरी मेजरमेंट्स। अगर तो आपने लकड़ी का बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे कि तमाम की तमाम आप मेजरमेंट्स कर लेंगे कि मैंने कितने साइज का बनाना है। फिर है गैदर मटेरियल्स, चीजें आप जमा करें। लिस्ट ऑल द मटेरियल्स नीडेड सच एज वुड, नेल्स, पेंट, कीलें हो गई, लकड़ी हो गई, पेंट हो गया, हथौड़ी वगैरह। ठीक है, जो चीजें आपको चाहिए ना, वो आप सारे के सारे, हैमर, सॉ, आरी वगैरह से आप काटेंगे, ये सारा मटेरियल है। पहले लिस्ट बनाएं, फिर उसको जमा करें। कट द वुड, फिर आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करके, चूंकि घर बनाना है तो उस घर की शेप और साइज के मुताबिक आप लकड़ी को कट करेंगे। रिक्वायर्ड पीसेस में जितने पीस आपको चाहिए, डिजाइन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। असेंबल द पीसेस, जब आपने पीसेस कट कर लिए, फॉलो द प्लान टू असेंबल द पीसेस ऑफ वुड। फिर आप क्या करें, असेंबल होता है जोड़ना, फिर उन्हीं पीसेस को आप तरीके से जोड़, जिस तरीके से आप घर बनाना चाहते हैं, टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड हाउस, ताकि बर्ड हाउस आपका बन जाए। फिर जब आपने घर जोड़ लिया ना, यानी कि आपने लकड़ियों के पीसेस जोड़ लिए, घर बन गया, तो अब इसको फाइनल टच भी तो देना है ना, पेंट द बर्ड हाउस। आप उसका पेंट करें अच्छा सा, और अगर कोई डेकोरेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दें, टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए अट्रैक्टिव हो। इंस्टॉल द बर्ड हाउस, जब फाइनली बन गया, जगह ढूंढे, अमूमन जगह कहाँ ढूंढते हैं आप, कहाँ पे होते हैं बर्ड हाउस, छतों पर होते हैं ना, घर के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो तो ऐसा इशू नहीं, सहन के अंदर भी। एंड सिक्योर इंस्टॉल द बर्ड हाउस वेयर बर्ड कैन इजीली एक्सेस इट, वहां पे इंस्टॉल करना है जहां परिंदे, अगर तो आपने खुद कैप्चर करके ला के रखनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे वो एक साइड पे सिक्योरली, जहाँ सही लोकेशन हो, उनके मुताबिक हवादार जगह हो, धूप ना पड़ती हो ज्यादा। ठीक है, तो आप वहां पे इंस्टॉल कर देंगे। ये आपको मिसाल दी किस चीज की, डीकम्पोजिशन की। एक बहुत बड़ा मसला था बर्ड हाउस बनाना, आपने इसको छोटे छोटे कामों में तकसीम किया। आपने लकड़ी लाई, तमाम चीजें लाई, लकड़ियों के पीसेस कट किए, शेप जो रखनी है उसके मुताबिक,
उनको जोड़ा, पेंट किया, डेकोरेट किया, इंस्टॉल कर दिया, पानी दाने हर चीज रखी और आपका बर्ड हाउस इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, देखिए टाइम टू डू इट व्हेन स्टार्ट, टूल्स व्हाट वी नीड वेयर टू गेट, जो आपको हथियार चाहिए, ये लकड़ी वगैरह, हथौड़ी, कीलें, सब कुछ ये के हथियार टूल्स है ना, कहाँ से लेंगे। फिर आपने फिर आपने मटेरियल जो जमा किया उसको यूज करना है, कहाँ रखना है जी, सारा जो अटैच करना है। फिर इसके बाद चूंकि आप उसमें होल्स बनाते हैं ना मुख्तलिफ परिंदों के मुताबिक, छोटे बड़े, तो आपने होल्स के साइजेस देखने हैं। फिर किसी की अगर हेल्प चाहिए हो तो हेल्प ले लें, नहीं तो अकेले कर लें। फिर आप लास्ट में इसको फिनिश करें, पेंट करें, उसको डेकोरेट करें और इंस्टॉल कर दें, और ऐसे आपका बर्ड हाउस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, दैट वाज अ वेरी कॉमन वेरी इजी एग्जाम्पल, होपफुली आपको समझ आई होगी। अब पढ़ते हैं जी पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व लुकिंग फॉर similarities or patterns among and within problems. पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर डेली लाइफ से ले, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आपकी मदर ने ये नोट किया आपके अंदर कि खाना खाते हुए कुछ सर्टन चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद है। ठीक है, तो वो किस बात का ख्याल रखेंगी? यानी एक दफा उन्होंने आपको चीज बना के दी, अगर वो आपको पसंद नहीं है, आपने नहीं खाई, ठीक है। चलें चावलों की बात करें, चावल तो ऐसे नहीं है कि पसंद ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको पसंद नहीं, उन्होंने बनाए, आपने वो खाए नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को नोट किया सेवरल टाइम्स कि आप ये शौक से नहीं खाती या खाते, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगी, वो कोई ऐसी चीज आपको बना के दे देंगी जो आपको पसंद हो, ताकि आप पेट भर के खाना खा सकें। अब इसको आप पैटर्न रिकॉग्निशन कह सकते हैं कि उन्होंने खास डेटा के अंदर पैटर्न देखा कि आपको एक चीज पसंद नहीं रहा, हर दफा वो छोड़ देते हैं, प्लेट खाली नहीं करते, आपको पसंद नहीं है। इस चीज को मद्देनजर रखते उन्होंने आपको ऐसी चीज बना के दी जो बनिस्बत आपको पसंद हो और आप पेट भर के खाना खा सकें। ठीक है, तो ये डेटा के अंदर मुशाबियत होती है, जिसको देखते हुए आप अगला डिसीजन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल तौर पर, इफ यू नोटिस, आपने देखा दैट यू ऑलवेज फॉरगेट योर होमवर्क ऑन मंडेज, कि आपको मंडे वाले दिन का होमवर्क हमेशा भूल जाता है। यू माइट रिकॉग्नाइज अ पैटर्न, जब आपको ये बात वाजी होगी ना कि मैं हर दफा भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ, आप क्या करेंगे, आप ना अलार्म लगा देंगे। ठीक है, जिनके पास मोबाइल है घर में, वालिद साहब का है, वालदा का है, तो आप उनसे कहेंगे अलार्म लगा दें, ताकि बजे तो मुझे अंदाजा हो कि मैंने काम करना है और मैंने कल स्कूल में मंडे को चेक करवाना है। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सीटी का बड़ा अहम हिस्सा है जी, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अंडरस्टैंडिंग रेगुलरिटीज और पैटर्न्स। आपको ना कुछ पैटर्न्स खास नजर आते हैं विद इन सेट ऑफ डाटा और प्रॉब्लम, किसी मसले के अंदर या डेटा के अंदर। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास ना मैथ्स के अंदर जो स्क्वायर होती है वो ऐसी शेप होती है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, यानी इसकी ये साइडें बराबर होती है, ये भी सारी साइडें बराबर होती हैं। अब अगर आपने स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करना हो ना, तो एरिया फाइंड करने का तरीका होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। अच्छा देखिए, इसमें ये होता है ना, देखिए बच्चे, कि आपके पास ना
एरिया मालूम करने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर का एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, उसको उर्दू में कहते हैं लंबाई ज़र चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए ये इसकी ना लंबाई है, ये लंबाई है। ठीक है, ये साइडें लंबाई है, ये साइडें चौड़ाई है। जब ये सारे सेम है तो इट मीन्स कि एरिया निकालने का तरीका ये है कि कोई सी एक साइड को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर। मैं एक मिसाल देती हूँ, ये साइड है 10 मीटर, तो ऑब्वियसली ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी। जब आपके पास स्क्वायर है ना, तो आपको एक साइड भी दी गई है, तो आप ये चीज ध्यान में रख लें कि सारी साइडें वही हैं, अगर आपको एक साइड भी मालूम है। आप उसी को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपका एरिया बचे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। अगर यही एरिया फॉर एग्जाम्पल साइड 5 हो तो एरिया निकालने का तरीका क्या है? 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये चीज आपको समझाई जा रही है। देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्क्वायर है ना, एक केस में उसका जो है ना एरिया, वो अगर एक साइड 1 है, एरिया क्या आएगा? 1 इंटू 1 1। अगर एक साइड में, एक केस में साइड की लेंथ 2 है तो एरिया आएगा 4। ठीक है, अगर एक केस में साइड की लेंथ है 3 तो एरिया आएगा 9। अगर एक केस में साइड की लेंथ है 4 तो एरिया आएगा 4 इंटू 4 16। करते करते अगर एक साइड है 7, एरिया आएगा 49। अब देखिए ये कैसे निकाला गया, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पैटर्न कैसे देखा कि जब 1 था तो 1 में तो कोई इशू नहीं, लेकिन जब 4 है, 4 को आप 1 प्लस 3 कर सकते हैं। फिर जब आपके पास 9 आया ना, इसी तरह अगर हम 9 के बारे में एनालाइज करें तो ऊपर है ना 1 प्लस 3। अब देखिए 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, अगला ऑड नंबर कौन सा है? 5। तो 1 प्लस 3 4 5 9 बनता है ना। और अगर एक साइड 4 हो और आंसर आए एरिया का 16, तो इन्हीं ऊपर वाले को करें तो ये 9 और अगला ऑड नंबर क्या है? 7, तो 16 आ जाता है ना। करते करते अगर आप 5 पे हैं 25 बेटा, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगला ऑड नंबर कौन सा है? 9। तो ये बनता है ना मिलके 25। इसका मतलब है कि हमने एक पैटर्न जो है तलाश कर लिया है और उस पैटर्न के मुताबिक हमें ये समझ आ गई है कि ये जो स्क्वायर्स आ रहे हैं इनमें क्या चीज पैटर्न। ठीक है ना, अब देखिए एक लाइन आप ये पढ़ लें, वी कैन सी दैट द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग कंसेक्टिव ऑड नंबर। एक के बाद एक ऑड नंबर ऐड किया तो एरिया आ जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 वाले में 1 रहा, उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन बाकी में आप देख रहे हैं कि आपको खास पैटर्न नजर आ गया होगा। ये है बच्चों पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसके जरिए से आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम चूंकि पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं किसके? सीटी के, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसके अबाउट है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो एब्स्ट्रैक्शन उसका एक पार्ट है। इसके बारे में भी यही कहा गया है कि ये भी बुनियादी कॉन्सेप्ट है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस, खास तौर पे कंप्यूटर साइंस में। इट इन्वॉल्व्स simplifying complex problem by breaking them down into smaller more manageable parts। एक तो आप इसमें ये करते हैं कि बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में, सब पार्ट्स में तकसीम करते हैं, और वो पार्ट्स ज्यादा मैनेज होने वाले होते हैं। और उसमें भी हम क्या करते हैं? फोकसिंग ओनली ऑन द एसेंशियल डिटेल्स वाइल इग्नोरिंग द अननेसेसरी वंस। हम उसमें बच्चों सिर्फ वही चीज रखते हैं, देखते हैं, फोकस करते हैं जो जरूरी है, जो गैर जरूरी है उसको हम छोड़ देते हैं। आप देखिए डेली लाइफ में भी क्या ऐसे नहीं होता, कोई काम करते हुए नॉर्मल सा भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो जरूरी है ना वो कर लें, जो बहुत जरूरी नहीं है उसको
बाद में कर लें, ठीक है ना। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, डिजाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। इसकी मदद से आपको प्रॉब्लम को समझने में और हल करने में आसानी मिलती है और आप बड़े इफेक्टिव तरीके से मसला हल करते हैं। अब फिर इसकी डेफिनेशन आ गई है। एब्स्ट्रैक्शन में आप ये सारा लिखेंगे, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन पे नोट आता है ये सारा लिखिएगा और इसमें एग्जाम्पल समेत आप लिखना है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन इज प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्स डिटेल्स, जो है ना मुश्किल और समझे गया जरूरी डिटेल्स उनको आप हाइड कर दें, वाइल एक्सपोजिंग ऑन द नेसेसरी पार्ट्स। सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें, उन चीज़ों को एक्सपोज करें, जाहिर करें जो ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। जब आप फालतू की बेकार चीज़ें दरमियान में नहीं करेंगे ना फोकस, आपको जो मसले की कम्प्लेक्सिटी है ना, मुश्किलपन है, पेचीदगी है, वो कम हो जाएगी। बाय अलाउइंग अस टू फोकस ओनली ऑन हाई लेवल ओवरव्यू, बजाय इसके कि हम गेटिंग लॉस्ट हो जाएं डिटेल्स में। अब सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को लेकर चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो क्यों ना सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करें जो हमारे करने की चीज़ है। एग्जाम्पल देखिए, मेकिंग कप ऑफ टी। हाई लेवल स्टेप्स क्या हैं, जो मेन काम क्या है, आपने वाटर बॉयल करना ही करना है, ठीक है। आपने जो चाय की पत्ती है, टी लीव्स या टी बैग जिस तरह आप बनाते हैं वो ऐड तो करना ही करना है। स्टीम फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपने इसको उबालना भी है। पोर इनटू अ कप एंड ऐड मिल्क शुगर इफ डिजायर्ड। फिर आपने इसमें क्या करना है, उसको कप में ऐड करके मतलब कि पुन के डाल के उसमें, फिर उसमें आप अगर आप चाहते हैं तो देखिए कुछ लोग ना ब्लैक टी पीते हैं ना बगैर दूध के, कुछ लोग बगैर चीनी के पीते हैं। तो अगर आपने डिजायरेबल हो डालनी है चीनी तो डाल लें, नहीं तो ना से, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। व्हेन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, try to break them down into smaller parts and focus on the main steps। ये देखिए उसूल है वैसे भी कोई मसला हल करते हुए कि जब आपने कोई बड़ा मसला हल करना है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट तकसीम करें और मेन स्टेप्स पे फोकस करें। दिस विल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर। इससे आपको मसला हल करने में बेहतर समझ आएगी एंड यू वुड फाइंड अ सोल्यूशन मोर इजीली, और आपको मसले का हल आसानी से मिल जाएगा। बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ये कैटेगरी, ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए कैन टैकल कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय डीलिंग विद देम एट हायर लेवल। हम प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा जी हमारा की कंपोनेंट नंबर 2। द नेक्स्ट वन इज एल्गोरिथम्स।